के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। ये फैक्ट्री का ढांचा समझ आ गया आपको? याद रखो बच्चों, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो इस फैक्ट्री के अंदर ही कहीं ना कहीं बैठे होंगे। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक किसके साथ है? जहां पे फैक्ट्री नहीं वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। क्लियर हो गया? मतलब पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने जो डिस्कशन करनी है वो किस चीज की डिस्कशन करनी है? फैक्ट्री। हेड ऑफिस में क्या हो रहा है? हमारा कोई सरदर्द नहीं। ठीक हो गया? ट्रेडिंग इदारों में क्या होता है? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? उससे कोई लेना देना है नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे फैक्ट्री नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक किस चीज के साथ है? फैक्ट्री के साथ। फैक्ट्री है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। फैक्ट्री नहीं तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी। समझ लगी बात है? तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हम जो भी डिस्कस कर रहे होंगे इस फैक्ट्री के मसले डिस्कस कर रहे होंगे। और याद रहेगी बात है? अच्छा जी, तो बच्चों इस फैक्ट्री से रिलेटेड सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है ना आज, जरा ये क्लियर कर लें कि पहले तो आपको नन्ही मुन्नी सी बातें पता नहीं चाहिए, पहले उनको क्लियर करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिस्कस कर लिया बच्चों। इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी सीखी थी बचपन में, अगर आपको याद हो। याद है कुछ कुछ? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर माइनस उसमें क्या करते थे? एडमिन सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। तो बच्चों ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग बिजनेस में जो कॉस्ट ऑफ सेल होती थी वो कैसे निकाला करते थे? याद है कुछ कुछ? ट्रेडिंग बिजनेस में जो कॉस्ट ऑफ सेल लिखते होते हैं ये आप कैसे निकाला करते थे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाला करते थे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल आप कैसे निकाला करते थे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर पास किया है, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाला करते थे? होते हो, ये सिंपल होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस बिल। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? तो हालात है आने का कख नहीं याद आ रहा। चवल जे ना हो। ठीक है जी, तो आपके हिसाब ला लो का हमने कैसे कैसे अकाउंटिंग पास की थी। ठीक है जी, ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का तरीका क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बच्चों आपने याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल इतनी आसानी से नहीं निकल आती कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्यों बोला? क्योंकि परचेज से मुराद तो सिर्फ आलू की परचेज है। तो क्या आलू की परचेज अगर आप करें तो कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ आलू जमा परचेज ऑफ आलू माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आलू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल? नहीं। क्यों? इसमें आलू से फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचना है आपने, आलू से लेस तक पहुंचना है, तो उसमें सिर्फ परचेज नहीं आनी, और क्या क्या आना है? तो हर शायद दो मुंह अलहदा पे हैं और ठीक है जी, तो उसमें क्या क्या खर्चे होने हैं, सिर्फ परचेज नहीं आनी, उसमें लेबर भी लगनी है। और इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल इतनी आसानी से नहीं निकलती। समझ आई है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, क्या नाम था चैप्टर का? कल पढ़ाया मैंने, वो कल दिखाया आप। कल मैंने इंट्रो की किताब खोल के दिखाई थी। अन्य क्यों खा लिया? हाँ। हम्म। ठीक है, थोड़ा ना तो ऑनलाइन बच्चे चंगे ने कसम, फिजिकल वाले ने तो फुटकार पई हुई है। ठीक है जी, तो बच्चों जब मैन्युफैक्चरिंग इदारे की बात करेंगे ना, तो वहां पे जो कॉस्ट के कंपोनेंट है वो तीन है। कौन कौन से? मर गए, फिर मर गए, फिर मर गए।
कल इसके ऊपर 45 मिनट बकवास की थी तो तुम्हें फिर भी याद नहीं है। कॉस्ट के कितने कंपोनेंट होते हैं नहीं? तीन। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, एफएच। अच्छा जी, तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इदारे में अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी हो, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल। क्या निकालनी है? तो उसमें भी फार्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो आना ही आना है, जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में आता था। लेकिन यहाँ पे परचेज नहीं आनी बीच में, यहाँ पे परचेज है नहीं आनी, यहाँ पे यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। परचेज की जगह यहाँ पे क्या चीज आनी है? और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में क्या होता है? मर गए। रॉ मटेरियल, लेबर और एफएच, ये तीनों चीजें मिलेंगी तो क्या चीज बन जाएगी? फिर उसमें क्या करेंगे? हाँ, क्या बकवास करी जा रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल निकला है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगी? तो सेलिंग एड मैंने बाढ़ दे दे तेन मैं क्या भी है, फैक्ट्री तो बाहर नहीं निकलना, तू नस नस के हेड ऑफिस जाना है। छड़ दे फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, जा कर लै सी उस तो बगैर होंगे तो 10 मिनट। छे छे फैक्ट्री तो बाहर निकले नहीं, सीधे हेड पे जाके बढ़ गए। सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल, पहले वेख तो लो खर्चे होने किधर हो, किधर है। अच्छा जी, तो ये बच्चों हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने डिस्कस करना है अब। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का उर्दू में तर्जुमा करें, क्या मतलब है? हैं? किसी चीज को बनाने पे जो खर्चा है, तो उस बनाने के खर्चे में सिर्फ रॉ मटेरियल जो सप्लायर को पैसे दिए वो आएंगे? हाँ। सबसे पहले क्या आएगा? लेबर। सबसे पहले क्या आएगा? तो यहाँ पे बच्चों वही सीक्वेंस आएगा, सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल। कि रॉ मटेरियल कितने खर्चे हैं, समझ आएगी बात? फर्ज करो बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि इस कंपनी में आलू पहले से पड़े हों पिछले साल के? कि हमेशा आलू 31 दिसंबर की रात को खत्म करके सोएंगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता कि पिछले साल कुछ आलू बच गए हों, तो जो आलू पिछले साल बच गए हों वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों रॉ मटेरियल में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। फर्ज करो 5,000 रुपए के आलू आपके पास पिछले साल के बचे हुए, तो वो आलू इस साल की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होंगे या कहेंगे नहीं ये पुराने हो गए नहीं? कि जो पिछले साल के आलू ने पिछले साल ही खत्म, नहीं खत्म तो काट बाट के बाहर खेता छोड़ दे। तो बोलो तो सही, क्योंकि वो पिछले साल के हैं तो साल तो गुजर गया, तो लाया इस्तेमाल करने का फायदा कोई नहीं, मिठे हो गए ना। हाँ, ये क्या के फेंक देंगे? और बोला तो सही। अच्छा जी, और ट्रॉली मंगवाई बच्चों, आलूओं की ट्रॉली आई हैं। फर्ज करो जी 1 लाख रुपए की आलू की ट्रॉली आई, तो टोटल आलू आपके पास कितने हो गए? ये कैसे? हाँ, और बोलो तो सही। 5,000 के पहले बड़े थे, और फिर तो अब अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी
तो ये सारे के सारे आलू इस्तेमाल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या इसमें से है तो वो खराब होंगे, तो इस्तेमाल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते कि नहीं। ये हम कह सकते हैं कि सर इस 1,05,000 में से 92,000 के इस्तेमाल होंगे, बाकी सारे खराब हैं, फेंक दो, है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बच्चों, ट्राली में आए हों, खराब निकल आए हों, तो हम किस्मत का लिखा समझ के एक्सेप्ट कर लेंगे, हैं, क्या करेंगे, वो वापस कर देंगे। ठीक है जी। फर्ज को 3,000 रुपए के आलू खराब निकला है, तो कहेंगे भाई ना साढ़े काम तो नहीं है, ले जाओ। लेकिन अगर आलू हमने खराब किए हो तो वो वापस लेके जाएंगे, वो क्यों नहीं लेके जाएंगे, वो समझ लगी ना। तो जो आलू हमने खराब किए वो उनका कसूर, लेकिन जो उनकी तरफ से खराब आए थे, वो समझ आ गई बात है। अच्छा, वो ट्राली वाला आया, उसने अपने लादे से पैसे मांगे कि भाईजान ट्राली डीजल ना चलती है, तो मैं डीजल ला के आया थे, मैंने डीजल के पैसे दो। पैसे देंगे कि नहीं देंगे, या उसको कहेंगे नहीं 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 वो तो जाके लाए। अब बोलो तो सही, फी सेंटर पे जाके जब मोबाइल लेके आते हो तो आने जाने का खर्चा फी सेंटर वाले देते हैं। यार देखो मैं बड़ी मुश्किल ना घर उठ के आया मोबाइल लैन, मैं कभी नहीं सी आना, तो मैं थोड़े को मोबाइल लैन आ ही गया वहां, तो बाहर उबर वाला खलोता है, उन्होंने पहले 200 रुपये दो, तो फी सेंटर का जो दुकानदार है वो देगा पैसे आने जाने के। और बोलो तो सही, तो जिसने चीज खरीदी है वही पे कर रहा है ना। तो हमने आलू खरीदे हैं तो ट्राली वाले को पैसे सप्लायर देगा, हम ही देंगे। तो बच्चों फर्ज करो अगर आपने ट्राली वाले को पैसे दिए तो उसको क्या कहते हैं अकाउंटिंग में, है, याद करो, पढ़ा हुआ आपने सारा कुछ, कैरेज एनवर्ड याद है कुछ कुछ, जमा करेंगे या माइनस, जमा क्यों करेंगे, हम्म? जमा क्यों करेंगे, अच्छा जी। कोई ऐसा भी हो सकता है हम इनसे डिस्काउंट मांगे, सप्लायर से डिस्काउंट मांगा जा सकता है कि नहीं, तो उस डिस्काउंट का क्या करेंगे, अच्छा जी। अब अगला पॉइंट यह है बच्चों, मुझे बताओ टोटल आलू आपके पास कितने पड़े हुए हैं, हाँ। 1,08,000। मुझे एक बात बताओ, फर्ज करें घर वालों ने आपको कहा कि जाओ जी दुकान से आलू लेके आओ, आपने दुकान से पता किया नहीं मिल रहे, दूसरी दुकान से पता किया नहीं मिले, तीसरी दुकान से पता किया नहीं मिले, आपने कहा यार ये तो मिलते ही नहीं पे। आपने कहा चलो यार चिंग जी रिक्शे पे बैठ के जाते हैं, वो दूसरे जो बाजार है उधर जाते हैं वहां से मिले। आपने चिंग जी वाले को 30 रुपये दिए, आप दूसरे बाजार पहुंचे, वहां से जाके आपने किलो आलू लिए, 200 रुपये के मिले। फिर आप चिंग जी रिक्शे पे बैठ के वापस घर आए, 30 रुपये फिर रिक्शे पे लगे, तो घर आके आप क्या बताएंगे आलू कितने रुपए के मिले, कितने के, घर वालों ने आपको 500 रुपये दिया था, आपका कितना खर्चा हो चुका है, कितना खर्चा हो चुका है, हम्म, कितने हो गए, कितने बच गए, आपने घर आके तो कितने पैसे वापस किए, तो मुझे बताओ कितने, वो पूछेंगे भाईजान
कितना खर्चा आया, तो क्या जवाब देंगे? हालांकि आलू तो 260 के नहीं आए, ऐसे ही है ना। लेकिन आप कितने के बताएंगे? 260 के आए। वो जो चिंगजी वाले को दिए हैं वो खर्चा भी आलू में डाल रहे हैं ना, क्या नहीं डाल रहे? तो अब ये कहें ना कि आलू कितने के पड़े हैं आपको। हालांकि वो जब आपने मंडी से लिए थे तो 200 के थे, लेकिन जब घर आके बता रहे हैं तो कितने के बता रहे हैं? 260 के। क्या अम्मी आपको कह सकती है कि चिंगजी ते जान दा ते आन दा खर्चे की जिम्मेदार मैं नहीं है, तू अपने पल्लियों दे तो मेनू 300 रुपये पूरा वापस कर? क्या वो कह सकते हैं कि भाई चिंगजी ते गया तो तू क्या है, वापस आया तो तू आया, तो चिंगजी ते जान आन दे पैसे मैं नहीं देने, वो तेरे पल्लियों। आलू आए ना 200 दे, तू 300 वापस कर मैनू, कह सकती है अम्मी? नहीं कह सकती। इसका मतलब है अम्मी को भी आपसे ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। उनको भी पता है कि ये जो चिंगजी पे गया है और आया है, ये खर्चा भी आलू की कॉस्ट में ही शामिल होना है। और बोलो तो सही। तो 1 लाख रुपए अगर आपने यहाँ पे पे किया है और 8,000 रुपये आपने ट्राली वाले को दिया है, तो ये 8,000 रुपये आलू का ही खर्चा है या अलग से खर्चा है? वो बात समझ आ रही है? तो इस वक्त आपके पास गोदाम में कितने आलू पड़े हुए हैं? तो समझ आ गई है? अच्छा, अब बच्चों फर्ज करो सारा साल इस गोदाम से आलू इशू होते रहे, कहाँ जाते रहे? प्रोडक्शन हाल में जाते जाते रहे कि नहीं जाते रहे? जाते रहे। तो फर्ज करें जी सारा साल जो आलू प्रोडक्शन हाल की तरफ जाते रहे, आपको पता चल गया और वो आलू जो प्रोडक्शन हाल में पहुंचे हैं बच्चों, वो 95,000 रुपए के पहुंचे हैं। कितने के पहुंचे हैं? यहां से 95,000 रुपए के आलू आगे निकल के चले गए। जब जब ये आलू जाते गए तोल तोल के देखते रहे कितने गए कितने गए कितने गए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कितने आलू फिर इस वक्त आपके गोदाम में पड़े होने चाहिए? 13,000 के आलू आपके यहाँ पे गोदाम में होने चाहिए। सोचो जरा, ये 13,000 के आलू क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों ये 13,000 के आलू प्लस होंगे कि माइनस होंगे? माइनस क्यों होंगे, ये बात समझ आ रही है? क्या पड़े कितने थे आलू? कितने कितने रुपए के पड़े हुए हैं? हाँ, कितने पड़े हुए थे? कितने इशू कर दिए? तो कितने बच गए? आपके पास घर में कैबिनेट में 20 सूट पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं? 20। एक सहेली आती है वो कहती है मैंने शादी पे जाना, मुझे 5 सूट तो दे दो। तो कितने निकाल के दे दिए? 5। तो कितने होने चाहिए कैबिनेट में? वो 15 कैसे आए? तू दंद गढ़ा, तेरे को 20 सूट टोटल नहीं है पूरी जिंदगी में। कल भी तो यही टाई लाई थी, आज भी तो यही टाई लाई है, ये अभी तेरी नहीं है। समझ लगी है? मैं तुम दंद तुम मत वजह ठहर जा। पूरी जिंदगी माँ प्यो तो एक्सपेंस रहा तू, एसड तो तू बन ही नहीं सकिया कभी। तू लाइबिलिटी बन जाना तू मेरे तो। है नहीं? कैबिनेट में बाकी कितने सूट पड़े हैं? वो कैसे आए? तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ, माइनस किया। अब समझ आइए, ये 13,000 कहाँ से आया? हाँ भाई, तो समझ आया क्लोज स्टॉक कितने आलू पड़े थे, कितने इशू कर दिए, तो कितने बचे होने चाहिए? ये 13,000 कितों आया? पता नहीं कितों आया। और इन एक तो सेंस इस्तेमाल कर लोगे, ठीक हो गया। इस 95,000 को अंग्रेजी में क्या कहें? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये बात समझ आएगी। ये 95,000 के आलू वो हैं बच्चों जो इस प्लांट के अंदर गए होंगे, सोचो जरा, गए होंगे कि नहीं होंगे? तो ये छिले गए होंगे।
कि नहीं छिले गए होंगे? तो जो आलू छिला गया उसको वापस शॉपर में डाल के हम वापस कर सकते हैं? क्यों? जो तुझे छिल लिया है वो वापस नहीं हो सकता। नहीं समझ आ रही? ठीक है ना? तो बच्चों जो आलू छिले गए हैं वो कंज्यूम है कि वापस हो सकते हैं? वो कंज्यूम है। नहीं समझ आ रही बात? भाई जो आलू काट के हांडी में डाल लिए, बाद में क्या जी नमक तेज हो गया है, आलू कटो छापर छुपाओ तो जाओ वापस करके आओ दुकानदार ने, तो कोई जाएगा? क्योंकि नमक तेज हो गया ना। अब वो आप खाएं या ना खाएं वो कंज्यूम है। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी। तो बच्चों कितने अवेलेबल थे? ये अंग्रेजी मैंने यहाँ पे जो लिखी है और ये अंग्रेजी मैंने यहाँ पे जो लिखी है, तो उसकी लॉजिक समझ आ रही है ना? ऊपर मैंने वो अवेलेबल फॉर कंजम्पशन क्यों लिखा और नीचे मैंने कंज्यूम क्यों लिखा, ये बात भी समझ आ रही है? ऊपर मैंने अवेलेबल फॉर कंजम्पशन क्यों लिखा? क्या? वो आलू हैं जो पड़े हुए, और नीचे वो है जो कंज्यूम हो गए, और बीच में लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, 95,000 के आलू कहाँ चले गए? गोदाम में चले गए, प्रोडक्शन हाल में चले गए। अब इसके ऊपर क्या होना है? रॉ मटेरियल वाला पॉइंट सबको समझ आ गया जी? अब दूसरी बारी किसकी है बच्चों? आवाज नहीं आ रही? लेबर की। कल मैंने डिस्कशन की थी डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर की, याद है? क्या फर्क है दोनों में? वो लेबर जो इस कमरे में काम करेगी, किस कमरे में? वो लेबर जो प्रोडक्शन हॉल में काम करेगी उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। और समझ आ गई? अच्छा, प्रोडक्शन हॉल में भी एक ऐसा बंदा है जो काम तो वहां पे कर रहा होता है लेकिन वो डायरेक्ट में नहीं आता। कौन सा बंदा? सुपरवाइजर। ये बात याद रखनी है बच्चों। प्रोडक्शन हॉल में एक सुपरवाइजर भी खड़ा होता है, हाथ में सोटा पकड़ के, कि जरा काम नहीं ना करेगा तो सिर में सोटा मारा। सुपरवाइजर को सैलरी देनी है कि नहीं देनी? देनी है। लेकिन ये बंदा डायरेक्ट लेबर का हिसाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं बात लगी? मतलब जो जो बंदा आलू को हाथ लगाएगा वो डायरेक्ट लेबर है, और जो उनके ऊपर सुपरवाइजर खड़ा है वो डायरेक्ट लेबर है नहीं। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? ठीक है जी। तो बच्चों फर्ज करो डायरेक्ट लेबर जो है, उनको जो अपने पैसे देने उसको कहते हैं वेजिस। क्या कहते हैं? नहीं। फर्ज करो बच्चों 50,000 रुपए के आपने उन लोगों को पैसे दिए, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये 1,45,000 टोटल कॉस्ट है लेस बनाने की। ये भी टोटल कॉस्ट नहीं है, तो फिर ये क्या है बच्चों? इसको हम कहा करते थे बचपन में प्राइम कॉस्ट। ये बात भी आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है। नहीं कि ना चैप्टर नंबर 8 खोल के देख लो, ठीक है ना? ये एग्जाम थी? एग्जाम नहीं थी? वो तो वही टाई फाड़ के ना, पक्के ना लटका के ना है। इस तो बेटर ऑप्शन की हो सकता। देखो वो तो छाल मारेगा ना तो ज्यादा तकलीफ होएगी। इस तरीके से सिर्फ तौन मसला होएगा, बाकी तेरे स्पेयर पार्ट्स बच जाएंगे। काम तो खैर किसी ने भी नहीं आने, देखो वो तो छाल मारेगा ना, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾ? बस ठीक है, एंजॉय कर। अच्छा जी, तो बच्चों प्राइम कॉस्ट क्या होती है? अगर आई क्या पूछ रहे व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? रॉ मटेरियल और रॉ लेबर है।
उसको क्या कहते हैं? चैप्टर नंबर 8 में एक और चीज भी ऐड होती थी, वो मैंने आपको नहीं बतानी, वो आपने कल मुझे खुद बतानी है कि चैप्टर नंबर 8 में एक और चीज भी होती थी कि वो चीज भी ऐड होती थी तो प्राइम कॉस्ट आती थी। और पुत्र तेरे घर ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ फायदा नहीं, उल्टा खर्चा ही करा रही सन। ठीक है जी, तो वो आपने मुझे कल बताना है कि वो ऐसी तीसरी चीज कौन सी थी जिसको इसमें ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट बनती है। अच्छा जी, लेबर होगी नहीं बच्चों, अब तीसरी चीज क्या आनी चाहिए? आवाज नहीं आई। फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड में बच्चों आएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने कल आपको डिस्कस किया था, कुछ याद है? इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? कि वो मटेरियल जो शायद फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा तो हो लेकिन वो इतना इनसिग्निफिकेंट हो कि हम उसको काउंट ना कर रहे हो, मेन कैटेगरी में ना लेके आ रहे हो। और समझ आइए बात की, मतलब तुम शर्ट पाई हुए 1500 दी, पैंट पाई हुए तुसी 2000 दी, कितना हो गया? 3500। बूट पाए हुए 5000 दे, कितने हो गए? 8500। टाई लाई हुई तुसी 1000 दी, 9500। घड़ी पाई हुई है तुसी 5000 दी, कितने हो गए? 14500। ਤੇ ਬਨੈਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਫਟੀ ਹੋਏ सजे खब्बे हो, ऐसे ही है। तो वो जो बनैन है वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, पहनी तो हुई है लेकिन डायरेक्ट मटेरियल है, वो इनसिग्निफिकेंट है, वो आप किसी को बता भी नहीं सकते कि तुसी 20 रुपए की बनैन पाई। और बात समझ आई है? हालांकि वो जहां पे सारा कुछ आपने पहना हुआ वो भी पहनी हुई है लेकिन वो आप किसी को बता, क्योंकि वो जाहिरी तौर पर नजर नहीं किसी को आ रही। बात में लगी है? वो जाहिरी तौर पर नजर है, इसलिए वो सबसे सस्ती भी है, क्योंकि जो चीज नजर आनी है वो क्या होनी चाहिए? अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और जिस चीज में नजर नहीं आना वो जो जी मर्जी तुम इस्तेमाल कर लो। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ गई है? जराबा फटिया हुई ने लेकिन बूट 5000 देने, गुजारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, लेकिन जे नमाज पढ़नी पै गई तो फटिया जराबा सारे नजर आ जानी है। जो रकूल जाना है ना तो सारे ने जराबा चेक करनी है, ओदी भी ओदी ओदी तो मेरे वाली फटी गई। ठीक है, उदों तुसीं कहना भी जराबा ला के वजू होंदा है, जराबा पा के वजू नहीं होंदा। क्यों? क्योंकि अपनी जराबा फटियां ने, किसी को दस भी नहीं सकते, गुरबत के साए। ऐसे ही है नहीं? अच्छा जी, इनडायरेक्ट मटेरियल समझ आ गया? इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? तो बच्चों फर्ज करो इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे इस कंपनी में इस्तेमाल हुआ जी कोई 10,000 का। इनडायरेक्ट लेबर से क्या मुराद है? वो मैंने आपको बताया था, जो प्रोडक्शन हाउस में सुपरवाइजर है वो भी, और नीचे इन तमाम कमरों में जो लोग बैठे हुए हैं, ये फीस बिलीला काम नहीं कर रहे। मौलवी साहब जो नमाजें पढ़ा रहे हैं नेकियां कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। और मौलवी साहब के बच्चे हैं कि नहीं हैं? तो उन्होंने लेज नहीं खाने, खाने ने ना, वो पैसे दे आएंगे कि दुआवां दे? पैसे दे। मौलवी साहब के बच्चे ने कपड़े पाने ने, स्कूले पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, रोटी खानी है, तो फिर वो पैसे तो आएंगे कि दुआवां तो लाएंगे? तो मौलवी साहब को क्या चाहिए फिर? दुआएं। वो आपकी दुआओं के लिए नहीं बैठे हुए वहां पे मस्जिद में, क्यों बैठे हुए हैं? ऐसे। तो मौलवी साहब को जो पैसे देने हैं वो फिर क्या है? आवाज नहीं आई? इनडायरेक्ट लेबर। वो क्लिनिक में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, वो इंजीनियरिंग रूम में इंजीनियर साहब भी बैठे हुए हैं, कैंटीन में जो लोग काम कर रहे हैं, कोई रोटियां पका रहा है, कोई सालन पका रहा है, कोई वो ऑर्डर लेके आ रहा है, वो रोटियां उठा के लेके जा रहा है, टेबल पे रख रहा है, तो सारे मुफ्त में काम कर रहे हैं। और बात लगी है? और फैक्ट्री के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, इन सबको पैसे देने हैं कि नहीं देने? तो क्या इन सबको जो पैसे दे रहे हैं वो मटेरियल है? वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। समझ आ गई बात?
फर्ज करो बच्चों इनडायरेक्ट लेबर को आपने देने हैं 40,000 रुपये। कितने पैसे देने हैं? 40,000 रुपये आपने इनडायरेक्ट लेबर को दे दिए। हजम शुद्ध। अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर प्लांट की डेप्रिसिएशन भी होगी कि नहीं होगी? तो क्या प्लांट की डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस में चार्ज होगी? बोलो तो सही। प्लांट कहाँ लगा है तो डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस में, फैक्ट्री में। फर्ज करो बच्चों प्लांट की डेप्रिसिएशन आई 20,000 की, तो फैक्ट्री की भी डेप्रिसिएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? कि नहीं हो सकती? बिल्डिंग की होगी तो मैं लैंड की गल कर रहे हैं, होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर वो रेंट पे है तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं होगी, फिर क्या होगा? रेंट होगा। अज्यूम करें फैक्ट्री आपकी नहीं है, आपने रेंट पे ली हुई है, तो भी जो फैक्ट्री का रेंट है वो आपने पे करना, ऐसे ही है। और कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं फैक्ट्री में? बिजली का बिल, इसको हम यूटिलिटी बिल्स कहेंगे। यूटिलिटी क्यों? बिजली गैस पानी तीनों बिल उसमें आ जाएंगे। और समझ आ गई? और बताएं जी, और कौन सा खर्चा हो सकता है? और बस बस। हाँ, इंश्योरेंस वगैरह करवाइए, ठीक है जी। इंश्योरेंस भी होगी। और जी? हैं? और बताएं जी खर्चे, बस। सोच लो सोच लो सोच लो। यार कुछ है। फ्यूल कॉस्ट ठीक हो गया जी। फ्यूल कॉस्ट कब पड़ेगी जरा सोचो। हाँ, बिजली कोई नहीं, प्लांट तो चलाएंगे। प्लांट चलाएंगे तो फिर कैसे चलाएंगे? जनरेटर चलाएंगे, तो जनरेटर में क्या इस्तेमाल होगा? पेट्रोल, शाबाश। जनरेटर जो तो पेट्रोल पा के चलाना जरा, तो दस्ती वो कमरे चौक के बाहर मारेंगे, बल्कि मारेंगे नहीं, डंडे मार मार के तीनों थे दफन करेंगे। हम्म? नहीं नहीं, ये तो सीन है। आज जाके पूछी कैसे को जनरेटर से की पाते? यूपीएस से प्लांट चलेगा। हाँ जी, सोचा भी और इसके अलावा। चलो जी, फर्ज करो ये टोटल कर लिया हमने। अब बताओ टोटल खर्चे कितने बन गए? 145 में सारा कुछ जमा करा दे 65 बनता है, तो उत्ते वाला खर्चे खत्म हो गए हैं? कितना आता है जी? हाँ जी, 3,10,000। अब ये 3,10,000 का क्या नाम रखें? हाँ? बोलो 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 बोलो। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? ठीक हो गया? अब बोलो तो सही। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है बच्चों
कि इस प्लांट से हमने माल तैयार कर करके आगे भेजा, कहाँ भेजा? तो बोलो तो सही, फिनिश गुड्स में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 31 दिसंबर की रात को प्लांट बिल्कुल साफ सुथरा हो? सोचो, कुछ ना कुछ आलू हो सकता है प्लांट के अंदर पड़े हो, तो क्या अगले दिन सुबह नहीं होनी? तो क्या उन लेबर के, मतलब उनको थ्रेट किया जाएगा भाईजान रातों रात 31 दिसंबर की रात है, 12 बजे तो पहले पहले प्लांट साफ करके ते घर जाना तुसी हैं? अगले दिन सुबह नहीं होनी, या अगले दिन फैक्ट्री सेल हो जानी, या मालिक चेंज हो जाएंगे? और बोलो तो सही, नहीं ना ऐसा कुछ होना? तो कुछ हो सकता है आलू कहाँ पड़े हो। शाबाश है, कोई फैक्ट्री तो बाहर भी आलू पे होंगे ने, ठीक है जी। तो कुछ आलू हो सकता है इस प्रोडक्शन हाल में प्लांट के अंदर पड़े हो सकता है कि नहीं? लेकिन जो आलू इस साल के एंड पे पड़े हुए हैं, इसी तरह से पिछले साल के एंड पे भी तो पड़े हो सकते हैं, कि नहीं हो सकते? इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करो कि इस साल फैक्ट्री वालों का खर्चा कितना हुआ बच्चों? 3 लाख। इसमें आलू भी आ गए, लेबर भी आ गई, और बाकी खर्चे भी आ गए। आगे कि नहीं आगे? टोटल फैक्ट्री का खर्चा कितना हुआ है? 3,10,000। अब पिछले साल, फर्ज करो बच्चों, पिछले साल प्लांट के अंदर 10,000 रुपए के आलू पड़े हुए थे। कितने पड़े हुए थे? तो क्या ये वो आलू हैं जो रॉ मटेरियल है? ये कौन से आलू हैं? तो ये रॉ मटेरियल स्टोर में पड़े हुए हैं आलू, कहाँ पड़े हुए हैं? तो जो आलू यहाँ पे पड़े हुए हैं और जो ये आलू यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनमें क्या फर्क है? ठीक है जी। ये वो आलू है जिसके ऊपर छिलका होगा, और ये वो आलू है जिसके ऊपर छिलका फर्क समझ आ गया दोनों से? ये आलू वो है जो सप्लायर को वापस भेज सकते हैं, लेकिन जो आलू प्लांट के अंदर पड़े हुए हैं वो नहीं वापस भेज सकते। मतलब सादल फाज में जो हांडी के अंदर आलू हैं वो नहीं वापस हो सकते। कौन से आलू वापस हो सकते हैं? जो छापर के अंदर है। फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चों जो प्लांट के अंदर आलू है, ये वो वाले आलू नहीं, इनको रॉ मटेरियल नहीं कह सकते। जो आलू छापर के अंदर है वो उनको रॉ मटेरियल कह सकते हैं, लेकिन जो आलू अम्मी ने छील के हांडी में डाल दिए, अब वो रॉ मटेरियल क्यों? क्योंकि वो छीले जा चुके हैं, उसके ऊपर लेबर ने काम कर लिया, उसके ऊपर लेबर ने काम कर लिया है, और वो मसाला मसूला भी उसके ऊपर लग चुका है। नहीं समझ आई? तो अब उनमें सिर्फ आलू नहीं है, आलू के साथ बाकी खर्चे भी शामिल हो चुके हैं। और समझ आई बात है? तो जो आलू बच्चों प्लांट के अंदर है, मतलब देखो, एक ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे भी लिखा हुआ है और एक ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दोनों में फर्क समझ आ रहा है कि ऊपर वाला ओपनिंग स्टॉक कौन सा है और नीचे वाला ओपनिंग स्टॉक कौन सा है? अब इस 10,000 का क्या करेंगे बच्चों? होगी सुबह, ऐसा रात नहीं है, सुबह ही है। हाँ जी, 10,000 का क्या करेंगे? शाबाश शाबाश बताएं। क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? इस 3,20,000 की कोई प्रॉपर अंग्रेजी सोच समझ के जवाब दें। ये 3,20,000 को क्या हम कहें? फिनिश गुड्स। वही आलू आ गए ना दोबारा। ये 13,000 वाले आलू कौन से थे? ये रॉ मटेरियल का लिस्ट आ गया। तो यहाँ पे वो 13,000 वाले आलू दोबारा आएंगे? वो तो नहीं आएंगे ना।
ये 3,20,000 क्या बला है? क्या सोचो, इस साल भी कुछ आलू उस प्लांट में पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे? ये कौन से वाले आलू हैं जो पिछले साल पड़े थे, लेकिन इस साल भी तो पड़े हो सकते हैं। क्या इस साल उतने ही होंगे जो पिछले साल थे? जरूरी नहीं है। तो ये फिर क्या है? तो ये जो 15,000 है और ये जो 13,000 है, इसमें क्या फर्क है? ये रॉ मटेरियल वाले हैं और ये वर्क इन प्रोसेस वाले हैं। ऐसी है। तो बच्चों ये प्लस होंगे कि माइनस होंगे? ये माइनस होंगे। तो पीछे आंसर क्या रहेगा? और अभी तक आपने मुझे 3,20,000 का जवाब नहीं दिया। 3,05,000 ही निकला है। अभी 3,20,000 क्या बुला है और 3,05,000 क्या बुला है? हाँ जी। हाँ जी, इसका नाम क्या है जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स होते अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और ये क्या है? ये वो अवेलेबल से मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये क्या हुए हैं? ये मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। हाँ जी। और समझ आ गई सबको? और बोलो तो सही। हाँ जी, कितने आलू यहाँ से निकल के फिनिश गुड स्टोर में गए? इस प्लांट से निकल के कितने आलू फिनिश गुड स्टोर में गए? 3,05,000 के आलू निकल गए यहाँ से। अच्छा, क्या बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि इस फिनिश गुड स्टोर में पिछले साल के एंड पे कुछ स्टॉक पड़ा हो? यहाँ पे जो पिछले साल के एंड पे जो स्टॉक पड़ा होगा, ये कौन सा स्टॉक होगा? कौन सा? एक स्टॉक तो ये भी पड़ा है ना। क्या ये और ये सेम है? फिनिश गुड से क्या मतलब? लेज। फिनिश गुड स्टोर में जो पड़ा होगा वो आलू नहीं पड़े होंगे, वो लेज होंगे। और वो लेज किस हालत में होंगे? अवेलेबल फॉर सेल वाली हालत में। वो कौन सी हालत होती है? पैक्ड। ऐसी है ना? वो जिसको खोलते हैं जिसमें से 80% हवा होती है। तो इसका मतलब वो लेस के पैकेट के अंदर कोई खास किस्म की हवा भी होती है। जैसे उस लेस को खोले और आधे घंटे के लिए खुली हवा में रख दें तो वो खराब हो जाते हैं। लेकिन उस पैकेट के अंदर 2 साल भी पड़े रहे तो खराब नहीं होते। तो इसका मतलब है उन पैकेट में वो हवा नहीं होती जो ये वाली हवा है। नहीं समझ आ रही? मतलब लेज रात को खोल के थोड़े से खा लें, थोड़े से बचा लें, और अगले दिन सुबह उठ के खाएं, तो वो वैसे नहीं होते जैसे इस पैकेट में से निकले। ऐसे ही है ना? तो चेंज हो गए। दैट मीन्स जो हवा उन पैकेट के अंदर होती है वो ये वाली नहीं होती। तो इसका मतलब है वो वाली हवा जो लेस के पैकेट के अंदर डाली जाती है, वो हवा भी वो परचेज करते होंगे। तो ये यही कहते हैं ना कि यार 80% हवा है। हवा मुफ्त दी नहीं है, वो भी उन्होंने परचेज की है उस पैकेट में डालने के लिए। है। हाँ, तो फिर भी तो हवा पर नहीं पैनी उन्होंने। नहीं, अक्ल इस्तेमाल कर। हवा तुम 2 रुपए की घटाओगे तो लेस 5 रुपए तो पाने पैने। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੇਸ ਬਚਾ ਲੈਣ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਹ ਪਾ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਘਰ 'ਚ ਆਲੂ ਬਣਾ ਲਓ।
कि नहीं? कार चीज़ तो कोई नहीं, कुछ होता ही नहीं। मतलब आप किसी ने आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखी है कि भाईजान जाके लीज परचेज करो? नहीं ना। जाओ, आप ही बनाओ तो खाओ। अच्छा जी, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, क्या फिनिश गुड्स, क्या फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है? पिछले साल के एंड में कुछ डब्बे बच गए हो? तो इस 40,000 को क्या करेंगे? आवाज नहीं आई। ऐड करेंगे। तो आंसर क्या रहेगा? 3,45,000। इस 3,45,000 का नाम बताएं। इसका नाम क्या होगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अगला पॉइंट, और अगर इस साल के एंड में देखा आपने कि कुछ स्टॉक बच गया, तो क्या करेंगे जी? माइनस करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? हाँ जी। और समझ आ गई सबको? तो बच्चों कितने डब्बे यहां से निकल के आगे ट्राले में गए? 3,15,000 के। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो बोलो तो सही। अच्छा, अब ये 3,15,000 के लेस तैयार करके आपने ट्रक में लोड किए और आपने भेज दिए मुख्तलिफ किस्म के शहरों में। तो जब ये आगे जाके सेल होंगे तो 3,15 के सेल होंगे। बोलो 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 बोलो। अब जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू, ऐसे ही है? क्या लिखेंगे? फर्ज करो बच्चों हमने ये 3,15,000 के लेस सेल किए 7 लाख रुपए के। कितने के सेल किए? इसमें से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे ही है? क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल का तो एक फार्मूला होता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस, आवाज नहीं आई, दर फिटे मुत तोड़े थे, माइनस अगलाई। ये परचेज कहाँ आनी है? ट्रेडिंग में। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस है। तो ट्रेडिंग है। रे परचेज क्यों आया? तो परचेज क्यों आया? तू क्यों, क्या परचेज आएंगी? बाहर आ जा। अच्छा, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कौन सा लेंगे? तीन तीन ओपनिंग स्टॉक है। कौन कौन से? यहाँ पे तीन तीन ओपनिंग स्टॉक हैं। कौन से वाला लेंगे? फिनिश गुड्स का, ये बात याद रखनी है। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कौन सा बचो? नजर ही नहीं आ रहा है। 1 लाख। चवल जे ना हो तो वड्डी मार देना।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो भी नहीं लबड़ी दोनों। और क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ सीधा सीधा लिख दो ताकि ये तुम फिर सिर फाड़ के बैठे रहो क्या कि ये चूजो चूजो। हाँ जी क्या डिफरेंस आएगा। अब ये क्या बला है। इसको क्या कहेंगे। मर गए सारे। अब इसमें से क्या माइनस बना है। कौन कौन से। क्या निकल आएगा। तो समझ आइए। अब बोलो तो सही। ये है बच्चों वो 95,000 के आलू जो अल्टीमेटली 7 लाख में सेल हुए। सोचो जरा कितने आलू हैं जो आपने प्रोडक्शन में लेके गए थे वाला। तो वो आलू से जो लेस बने वो लेस कितने के बेचे। समझ आ रही है नहीं आ रही। लेकिन 95,000 के आलू 7 लाख में जब बेचे हैं तो प्रॉफिट आपको 5 लाख नहीं हुआ। क्यों बोला। हाँ जी। वो जो आप बात करते हैं ना कि यार देखो 50 रुपए का लेजा पैकेट है तो एक आलू भी पूरा नहीं। तो समझ आ रही है कि 50 रुपए के लेस के पैकेट में एक भी आलू पूरा नहीं है तो वो क्यों नहीं है। क्योंकि बाकी खर्चे इतने ज्यादा नहीं। तो हाँ जी। और समझ आई है। मनो 15,000 अब 5 कितने लगाया। कितने लगाया। तुम्हें ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ फांसी ਲੈਣੀ है। अच्छा चलिए बच्चों ये सवाल है अभी के अभी करना है इसमें करना क्या है। 3 चीजें निकालनी है आपने। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
सारा डेटा आपको दिया हुआ है, जल्दी करें। क्या क्या हो रहा है? 272855 क्या? अच्छा जी, पहले तो डायरेक्ट मटेरियल बताए ना। 272855 यही है, सारा सही है। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेंगे, घर से करना है, होमवर्क है। बुक नहीं है, 3 या 4 साल तक आ जाएगी, है फिर कर लेंगे, हैं। मैं तो नोट सेंड कर रहे हैं, पर फिलहाल सॉफ्ट कॉपी से करो ना, बाकी तो बाद में भेज दें, ठीक है। चलो ना, आ जाओ। क्लास खत्म कितने बजे होनी थी? 9:45।